नमस्कार दोस्तों, एडिटोरियल करंट अफेयर्स एमसीक्यू सीरीज़ फॉर बीपीएससी यूपीएससी के लेक्चर 5 में आपका स्वागत है। आज हम ट्राई करेंगे कि यूनियन बजट से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं उन सबको एक बार कवर कर लिया जाए। 50-100 एक क्वेश्चन होंगे, उनको हम लोग इसी लेक्चर में ख़त्म कर देंगे। ठीक है, तो तैयार रहिएगा एकदम। पहला वाला क्वेश्चन हमेशा की तरह आपको दिख ही गया होगा। तो यूनियन बजट जो है प्रेजेंट कब हुआ था? प्रेजेंट ऑन विच ओकेशन? तो ओकेशन ऑफ बर्थ एनिवर्सरी ऑफ गुरु रविदास यानी माघ पूर्णिमा के टाइम पे हुआ था। प्रेजेंट हुआ था 1 फरवरी 2026 को, और ये 1 फरवरी कन्वेंशन के हिसाब से 2017 से फॉलो हो गया है। और गवर्नमेंट हाईलाइट जो है, ये हाईलाइट इस चीज़ का यही था कि गुरु रविदास जी के बर्थ एनिवर्सरी पे ये बजट प्रेजेंट किया गया था। नेक्स्ट, यूनियन बजट वाज प्रेजेंट इन पार्लियामेंट, ऊपर लिख ही दिया है 1 फरवरी 2026। एकदम डीप डेप्थ में कुछ भी पूछ दे तो कोई भी क्वेश्चन का गुंजाइश ही नहीं बचे, इसलिए ये चीज़ किया गया है। 2017 से क्या किया गया? बजट जो है प्रेजेंट किया गया 1 फरवरी को, और अर्लियर प्रैक्टिस क्या था कि सेपरेट जनरल और रेलवे बजट होते थे, लेकिन अब मर्ज कर दिया गया है। व्हाट इज़ द थीम ऑफ यूनियन बजट 2026-27? तो थीम कौन सा हो जाएगा? युवा शक्ति ड्रिवन भारत बजट है ना। युवा शक्ति ड्रिवन बजट जो है वो उसका थीम हो जाएगा। रिफ्लेक्टिंग गवर्नमेंट फोकस ऑन एम्पावरिंग द यूथ एंड देन ड्राइविंग एज द ड्राइविंग फोर्स बिहाइंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ गाइडिंग प्रिंसिपल ऑफ यूनियन बजट? तो गाइडिंग प्रिंसिपल कुछ दी गई है यूनियन बजट की, 3 गाइडिंग प्रिंसिपल्स दी गई हैं, इसमें से बताना है कि कौन सा नहीं है। एक्शन ओवर एम्बिवेलेंस, रिफॉर्म वर्सेस रेटोरिक, पीपल वर्सेस पॉपुलिज्म, और सब्सिडी ओवर सस्टेनेबिलिटी। तो यार ये क्यों बोलेगा सब्सिडी वर्सेस सस्टेनेबिलिटी? ये तो नहीं ही बोलेगा, बाकी सब चीज़ें थोड़ी लॉजिक बना रही है। तो नहीं भी पता होगा तो ये आंसर हम दे सकते हैं। सब्सिडी ओवर सस्टेनेबिलिटी इज द नॉट द गाइडिंग प्रिंसिपल ऑफ यूनियन बजट। तो क्या क्या है देख लीजिए। एक्शन ओवर एम्बिवेलेंस यानी प्रायोरिटाइजिंग एक्शन इन डिसीजन के ऊपर। रिफॉर्म ओवर रेटोरिक, खाली बातें नहीं बोली जाएंगी, एम्प्टी प्रोमिसेस नहीं होंगी, असल में रिफॉर्म पे फोकस होगा। एंड पीपल ओवर पॉपुलिज्म, पॉपुलिज्म छोड़ के लोगों के ऊपर फोकस, कि ग्रास रूट लेवल पे काम हो, रादर दैन कि हम लोग बस पॉपुलिस्ट मेजर दे दें। सस्टेनेबिलिटी को इग्नोर करके सब्सिडी दिया जाए, ये कोई भी सरकार बोलेगी नहीं वैसे। हाउ मेनी पिलर्स डज द यूनियन बजट हैव? यूनियन बजट में कितने सारे पिलर्स दिए गए हैं? तो टोटल दिए गए हैं आपके 6 पिलर्स। 6 पिलर कौन कौन से एक बार ध्यान से देख लेते हैं। सस्टेनिंग इकोनॉमिक ग्रोथ, स्ट्रेंथनिंग द फाउंडेशन ऑफ ग्रोथ, पीपल सेंट्रिक डेवलपमेंट, ट्रस्ट बेस्ड डेवलपमेंट, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस एंड ईज ऑफ लिविंग एंड फिजिकल मैटर्स। ठीक है, वापस से देख लेते हैं। सस्टेनिंग इकोनॉमिक ग्रोथ, स्ट्रेंथनिंग द फाउंडेशन ऑफ ग्रोथ, पीपल सेंट्रिक डेवलपमेंट, ट्रस्ट बेस्ड गवर्नेंस एंड ईज ऑफ डूइंग बिजनेस एंड ईज ऑफ लिविंग एंड फिजिकल मैटर्स। ये 6 पिलर हैं जो कि स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क दे रहे हैं बजटरी एलोकेशन के। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पिलर ऑफ द यूनियन बजट ऑफ ये? तो फिर से वही क्वेश्चन आ गया ऊपर वाला क्वेश्चन के हिसाब से। सस्टेनिंग इकोनॉमिक ग्रोथ देख लिया अपन ने, पीपल सेंट्रिक डेवलपमेंट और ट्रस्ट बेस्ड गवर्नेंस भी देख लिया, लेकिन स्पेस टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट अभी फ़िलहाल तक तो नहीं है। हालांकि ऐसा नहीं है कि हो नहीं सकता, हालांकि देखा जाएगा तो स्पेस टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट को भी आप अच्छे से इग्नोर कर सकते हो, बाकी सब चीज़ें थोड़ी नॉर्मल ही लग रही हैं। 6 पिलर्स फिर से पढ़ लेते हैं। सस्टेनिंग इकोनॉमिक ग्रोथ, स्ट्रेंथनिंग द फाउंडेशन ऑफ ग्रोथ, पीपल सेंट्रिक डेवलपमेंट, ट्रस्ट बेस्ड गवर्नेंस, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस एंड ईज ऑफ लिविंग एंड फिजिकल मैटर्स। चलिए नेक्स्ट, टोटल एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर कितना है बजट 2026 का? तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। एस्टिमेटेड बजट आपका हो जाएगा लगभग 53 लाख, अप्रॉक्सीमेटली 53 लाख रुपए है, यानी देख लेते हैं एग्जैक्ट फिगर्स। 53,47,315 करोड़ रुपए फिगर रिप्रेजेंट करता है टोटल गवर्नमेंट प्लान जो कि इस फिजिकल ईयर में स्पेंड करेंगे, जिसमें दोनों रेवेन्यू और कैपिटल एक्सपेंडिचर है। अब लिखा है इसमें टोटल एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर इतना है, तो टोटल एस्टिमेटेड रेसिप्ट कितना है? तो रेसिप्ट और एक्सपेंडिचर दोनों सेम होगा, तो इक्वल टू एक्सपेंडिचर होगा टोटल एक्सपेंडिचर। सी हो जाएगा आंसर। द टोटल एस्टिमेटेड रेसिप्ट्स इज 53,47,315 विच इज़ इक्वल टू द टोटल एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर। और रेसिप्ट्स में भी आप देख लीजिए, रेवेन्यू रेसिप्ट्स वो हो जाएगा 3,53,150 करोड़, और कैपिटल रेसिप्ट्स हो जाएंगे 18,14,145 करोड़, 165 करोड़। 18 लाख नहीं है, ये 1 लाख है। हाँ, गलत पढ़ दिए कुछ। बोले कुछ गलत लिखा हुआ है इसमें। चले कोई नहीं, फिलहाल तो आपको ये ध्यान देना है कि 53 लाख में से 35 लाख रुपया रेवेन्यू रेसिप्ट से और 18 लाख रुपया कैपिटल रेसिप्ट से, मोटा मोटा इतना याद रखिएगा। द रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इन द
एक बार सही बताइएगा कि क्या लिखा हुआ है, मैंने कुछ तो फिगर यहाँ पे मिस आउट कर दिया है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ऑफ द यूनियन बजट इज अप्रॉक्सीमेटली, अगेन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की बात की गई है, रिसिप्ट की बात नहीं की गई है। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कितना करेंगे, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर करेंगे 41 लाख रुपए। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है, वैसी चीज़ें जो कि मतलब काम की बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं होती, डजंट क्रिएट द एसेट्स टू द गवर्नमेंट, इंक्लूड्स सैलरी हो गया लोगों का, पेंशन हो गया, इंटरेस्ट पेमेंट हो गया, सब्सिडी फ्री भी हो गया। तो इसमें 53 लाख का टोटल एक्सपेंडिचर है, उसमें 41,25,000 करोड़ तो यहीं पे खर्च हो रहा है। सिग्निफिकेंट हायर है कैपिटल एक्सपेंडिचर से। कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है, एसेट्स बनाता है। कैपिटल एक्सपेंडिचर कितना है, तो कैपिटल एक्सपेंडिचर आपका है सिर्फ 18 लाख रुपए, सॉरी 12 लाख रुपए, मात्र 12 लाख करोड़ रुपए जो है वो खर्च हो रहे हैं एज कैपिटल एक्सपेंडिचर, जो कि लॉन्ग टर्म रोड्स, ब्रिजेस, मशीनरी ये सब कंट्रीब्यूट करता है प्रोडक्टिव कैपेसिटी के इकोनॉमी के। लेकिन अब इंडिया का आप कुछ भी कह लीजिए, ये मतलब क्योंकि इंडिया में बहुत सारे लोग अमीर नहीं हैं, पैसे वाले नहीं हैं, सस्टेनेबिलिटी की प्रॉब्लम होती है, इसलिए गवर्नमेंट को थोड़ा फ्रीबीज़ तो नहीं कहेंगे, लेकिन सोशल मेजर्स लेने पड़ते हैं, जिसके चलते जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है वो ज़्यादा होता है। और ख़ास करके जो एम्प्लॉयज़ होते हैं उनकी सैलरी देने में, उनके पेंशन देने में, और पुराने जितने कर्जे ले रखे हैं उसके इंटरेस्ट पेमेंट में ही इतना ज़्यादा पैसा खर्च हो जाता है कि टोटल रेवेन्यू रिसिप्ट्स का या टोटल अपने रिसिप्ट्स का एक्सपेंडिचर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की तरफ चला जाता है, और कैपिटल एक्सपेंडिचर की तरफ सिर्फ 12,21,821 करोड़ रुपए खर्च होते हैं। वाई इज़ द रेवेन्यू एक्सपेंडिचर सिग्निफिकेंटली हायर देन द कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब चलिए, ये क्वेश्चन नहीं है ऐसे, मतलब लॉजिकली ही आपको ये क्वेश्चन दिया हुआ है कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर सिग्निफिकेंटली ज़्यादा क्यों है कैपिटल एक्सपेंडिचर की, ड्यू टू द हैवी बर्डन ऑफ पेंशन, सैलरी, सब्सिडीज एंड फ्रीबीज, यही सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता है। तो यही आंसर होगा इसका। फिजिकल डेफिसिट प्रोजेक्टेड फॉर 26-27। तो देखिए, ये फिजिकल डेफिसिट के ऊपर बीपीएससी एईडीओ में पहले ही क्वेश्चन में एक स्टेटमेंट दिया हुआ था कि क्या प्रोजेक्टेड वो है, 2% लिखा हुआ था फिजिकल डेफिसिट। तो फिजिकल डेफिसिट प्रोजेक्टेड 26-27 का 4.3% है, ना कि 2%। तो 4.3% ऑफ जीडीपी है, विच अमाउंट्स टू 16,95,768 करोड़। ये सब वो डेटा आपको याद रखना है। डेटा मतलब एब्सोल्यूट डेटा भी याद रखिए और परसेंटेज वाइज भी डेटा याद रखिए। This represents a marginal improvement from previous year's revised estimate of 4.4% of GDP। पिछले साल जो एस्टिमेट था वो था 4.4%, इस साल रिवाइज एस्टिमेट किया गया है 4.3%। फिजिकल डेफिसिट इंडिकेट क्या करता है कि गवर्नमेंट का टोटल एक्सपेंडिचर कितना है, टोटल रिसिप्ट्स कितना है ना। रिसिप्ट्स में बोरोइंग को एक्सक्लूड किया जाता है टोटल रिसिप्ट्स में, और दैट इज़ अ डिक्लाइनिंग फिजिकल डेफिसिट सिग्नल्स इंप्रूविंग फिजिकल डिसिप्लिन। अगर फिजिकल डेफिसिट डिक्रीज होता रहता है तो वो अच्छा है इकोनॉमी के लिए। मतलब ये है कि सरकार जो है वो उनका रिसिप्ट्स थोड़ा बढ़ रहा है और एक्सपेंडिचर कम हो रहा है, ये चीज़ इसमें बोरोइंग ही हटा दी है फिजिकल डेफिसिट में। बताइए, फिजिकल डेफिसिट फॉर 26-27 इन एब्सोल्यूट टर्म्स क्या है। एब्सोल्यूट टर्म्स में ऊपर ही पढ़ लिया अपन ने, 16,95,768 करोड़। 16,95,768 करोड़ का फिजिकल डेफिसिट हो गया, जो कि होगा प्रोजेक्टेड लगभग 4.3% ऑफ जीडीपी। दिस इज द टोटल बोरिंग रिक्वायरमेंट ऑफ द गवर्नमेंट टू ब्रिज द गैप बिटवीन एक्सपेंडिचर एंड नॉन बोरिंग रिसिप्ट्स। ठीक है, नॉन बोरिंग रिसिप्ट्स और एक्सपेंडिचर के बीच में जो गैप है उसको फुलफिल करने के लिए लगभग 4.3% ऑफ जीडीपी जाता है। प्राइमरी डेफिसिट प्रोजेक्टेड एज द परसेंटेज ऑफ जीडीपी। प्राइमरी डेफिसिट कितना है, प्राइमरी डेफिसिट आपका काफ़ी कम है। द प्राइमरी डेफिसिट इज ओनली 0.7% ऑफ जीडीपी। प्राइमरी, ये भी क्वेश्चन पूछ चुका है, रेवेन्यू डेफिसिट ऐसे कुछ करके स्टेटमेंट दिया हुआ था। हाँ, प्राइमरी डेफिसिट ही दिया हुआ था कि लेस देन 1% है, ऐसा कुछ है। क्वेश्चन जो है एक बार मेरे को ध्यान नहीं आ रहा, बता दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। तो प्राइमरी डेफिसिट, अच्छा ये यूपीएससी प्रीलिम्स 2025 में क्वेश्चन पूछ चुका है। प्राइमरी डेफिसिट इज इक्वल्स टू फिजिकल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट। अमाउंट दे दिया था और बोला था कि प्राइमरी डेफिसिट निकालिए। तो प्राइमरी डेफिसिट का मतलब होता है फिजिकल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट। टोटल आपका फिजिकल डेफिसिट कितना है, फिजिकल डेफिसिट अभी ने ऊपर पढ़ा ना अपन ने, फिजिकल डेफिसिट आपका 16,95,000 करोड़ है, और प्राइमरी डेफिसिट उसमें से माइनस कर देंगे। तो प्राइमरी डेफिसिट अपना है 0.7%। इसका एब्सोल्यूट नंबर हम लोग देख लेंगे एक बार। उसको अगर माइनस कर देंगे इंटरेस्ट पेमेंट से तो आपका प्राइमरी डेफिसिट आ जाएगा। फिजिकल डेफिसिट से अगर हम माइनस कर दें इंटरेस्ट पेमेंट को, तो प्राइमरी डेफिसिट भले ही डिक्रीज हुआ है बाई परसेंटेज, एब्सोल्यूट टर्म्स में थोड़ा सा इंक्रीज हुआ है, 284 से 291 करोड़ अप्रॉक्सीमेटली, विच इज़ एन इंपॉर्टेंट डिस्टिंक्शन फॉर एग्जाम पर्पस। 284 दिया मतलब 284 नहीं है, 284 दिया मतलब 2,84,000 समथिंग होगा। एक बार ध्यान दीजिएगा इस चीज़ को।
नेक्स्ट आ जाते हैं 15th क्वेश्चन पे। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट डेफिसिट्स इन द बजट 26-27। फिजिकल डेफिसिट हैज़ डिक्रीज बाय परसेंटेज। तो हमने देखा था कि फिजिकल डेफिसिट 4.4 से 4.3 हो गया, तो ये सही हो जाएगा स्टेटमेंट। प्राइमरी डेफिसिट हैज़ डिक्रीज बाय परसेंटेज, तो हमने देखा था कि डिक्रीज होकर 0.7% हो चुका है 0.8 से, तो ये भी सही हो जाएगा। प्राइमरी डेफिसिट हैज़ डिक्रीज इन एब्सोल्यूट नंबर्स, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। देखा जैसे हम लोगों ने थोड़ा सा बढ़ चुका है, तो आपका ये देख लीजिए 4.3 से 4.4 से 4.3% हो गया प्राइमरी डेफिसिट, सॉरी फिजिकल डेफिसिट। प्राइमरी डेफिसिट डिक्रीज हो गया 0.7% ऑफ जीडीपी हो गया है। और स्टेटमेंट 3 जो है वो इनकरेक्ट है, क्योंकि प्राइमरी डेफिसिट इन एब्सोल्यूट टर्म्स हैज़ एक्चुअली इंक्रीज्ड 2,84,154 करोड़ से 2,91,996 करोड़ में, लगभग 6,000 करोड़ का राइज हुआ है। ये देखिए, ये थोड़ा अच्छा आपके पास डेटा आ गया। ये इसको एक बार ध्यान से स्क्रीनशॉट लेकर पढ़ लीजिएगा, लेकिन एक बार फिर से हम भी रिवाइज करा देते हैं। फिजिकल डेफिसिट आपका 2025-26 में था 4.4% ऑफ जीडीपी, यानी 15,58,492 करोड़, लेकिन अभी एस्टिमेट रिवाइज कितना है 4.3% ऑफ जीडीपी, यानी 16 लाख। एब्सोल्यूट टर्म्स में ये भी बढ़ा है 16,95,768 करोड़। रेवेन्यू डेफिसिट आपका लगभग परसेंटेज के हिसाब से तो सेम ही है 1.5% ऑफ जीडीपी, 5,26,000 था, यहाँ 5,92,000 करोड़ है। इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट 0.6% ऑफ जीडीपी था, यहाँ पे 0.3% ऑफ जीडीपी हो गया। तो ये परसेंटेज में भी और एब्सोल्यूट नंबर्स में भी बहुत कम हुआ इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट। इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट होता क्या है, एक बार कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। अब प्राइमरी डेफिसिट यानी 0.8% था जीडीपी का, इस बार हो जाएगा एस्टिमेट में 0.7% ऑफ जीडीपी, 2,84,000 करोड़ से 2,91,000 करोड़ हो गया। अब ये भी एक बार ध्यान से देख लेते हैं, क्योंकि आगे आने वाले क्वेश्चन इसी के रिलेटेड हैं। टॉप 4 हेड्स यूनियन बजट के, मनी आता कहाँ से और मनी जाता कहाँ पे है। तो मनी आता कहाँ से, सबसे ज़्यादा मनी आएगा आपके बोरोइंग्स और लायबिलिटीज़ से 24%, और जाता कहाँ पे है, स्टेट को जो पैसा दे रहा होता है गवर्नमेंट, वो आएगा 22%। तो 22% लगभग सरकार, 24% सरकार बोरो करती है और 22% लगभग बोरो सरकार पैसा दे देती है स्टेट्स को एज अ शेयर ऑफ टैक्सेस। फिर इनकम टैक्स से जो आता है वो आता है 21%, जो हम लोग पे दावा बोला जाता है कि भाई सारा का सारा पैसा जो है मिडिल क्लास वाले लोगों को देना है, साला इनकम टैक्स ले लेके एकदम जान मार देंगे सरकार, तो वो हो गया 21%। और इंटरेस्ट पेमेंट आपका जाता है 20%, जो पहले हम लोगों ने कर्जा वर्जा ले रखा है उन सबका इंटरेस्ट पेमेंट जो जाता है वो लगभग 20% जाता है। कॉर्पोरेशन टैक्स से भी लगभग 18% आता है, जो बड़े बड़े एंटरप्रेन्योर्स हैं जिन्होंने कंपनियां बना रखी हैं वो कॉर्पोरेशन टैक्स देते हैं, तो लगभग 18% ऑफ टोटल रिसिप्ट्स वो आएगा अपने कॉर्पोरेशन टैक्स से। और वही खर्चा जो है 17% लगभग सेंटर सेक्टर स्कीम में है। इसमें कैपिटल एक्सपेंडिचर इंक्लूड नहीं करता, जैसे डिफेंस और इकोनॉमिक असिस्टेंस जो देते हैं वो इंक्लूडेड नहीं है, लेकिन बाकी जो भी खर्चे हैं सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स के, सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स में जो होता है ना, जैसे 60/40 या 100% जो है कंट्रीब्यूशन सरकार का रहे, वैसा टाइप का जो होता है स्कीम, वो 17% है लगभग। इसमें डिफेंस और इकोनॉमिक असिस्टेंस नहीं है। और जीएसटी एंड अदर टैक्सेस से 15% तक आता है, और डिफेंस में खर्चा होता है लगभग 11%। इस बार ट्रांसपोर्ट में ज़्यादा खर्चा हुआ है एज़ कम्पेयर टू डिफेंस, ये अभी एक फैक्ट बाद में हम लोग देखेंगे। चलिए नेक्स्ट, व्हाट इज़ द लार्जेस्ट सोर्स ऑफ सॉरी इसको हटाते हैं। लार्जेस्ट आपका सोर्स, अरे रुक जा भाई, लार्जेस्ट आपका जो सोर्स है गवर्नमेंट रिसिप्ट्स का, कहाँ से आ रहा है मनी, तो वो आ रहा है आपका अगेन बोरिंग्स एंड अदर लाइबिलिटीज से लगभग 24% आ रहा है। फिर इनकम टैक्स से 21%, कॉर्पोरेशन टैक्स से 18%, जीएसटी से 15%। इसको याद कर सकते हैं बिक्स जी के नाम से, बोरोइंग, इनकम टैक्स, कॉर्पोरेशन टैक्स एंड जीएसटी। हालांकि इतना डिफिकल्ट नहीं है, याद रहेगा, लेकिन बिग जी से आप सब याद रख सकते हैं। व्हाट इज़ द परसेंटेज ऑफ टोटल रिसिप्ट्स फ्रॉम इनकम टैक्स इन द बजट। तो इनकम टैक्स से कितना आया है, 21%, देखा आपने ऊपर। टोटल रिसिप्ट जो है इनकम टैक्स से 21% ऑफ टोटल रिसिप्ट्स कंट्रीब्यूट करता है। जीएसटी का कंट्रीब्यूशन कितना है, तो सिर्फ 18%। एक्सपेंडिचर साइड में जहाँ मनी जाता है, हाईएस्ट शेयर किसको जा रहा है, तो हाईएस्ट शेयर जा रहा है आपका स्टेट शेयर टू टैक्सेस, लगभग 22%। इसको कैसे याद करेंगे, सिक डी, वहाँ पे बिग डी याद किया था, यहाँ पे सिक डी याद करेंगे। बिग डी ही याद किया था ना जी, हाँ बिग जी याद किया था, यहाँ पे सिक डी याद करेंगे। सिक डी में मतलब स्टेट के लिए शेयर जाता है, फिर इनकम टैक्स, इनकम इंटरेस्ट पेमेंट में जा रहा है, फिर आपका सेंट्रल सेक्टर स्कीम में जा रहा है, उसके बाद फिर डिफेंस वाले में जा रहा है। अरेंज द फॉलोइंग एक्सपेंडिचर हेड्स इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर शेयर इन द बजट। तो इंटरेस्ट पेमेंट सेकंड नंबर पे था, पहले स्टेट शेयर ऑफ टैक्सेस था, तो 2 पहले हो जाएगा, 1 2 1, फिर सेंट्रल सेक्टर स्कीम 4, फिर डिफेंस 3, 2 1 4 3, तो ए हो जाएगा इसका आंसर।
अरे तो आंसर फिर दिखा दिए। चलिए, अंडर द बजट 2026 कितने कर्तव्य बात हुई है? कर्तव्य 3 की बात हुई है। 3 कर्तव्य होंगे जो कि हैं एक्सेलरेट एंड सस्टेन इकोनॉमिक ग्रोथ, फुलफिल एस्पिरेशंस ऑफ पीपल एंड बिल्ड देयर कैपेसिटी एंड विजन ऑफ सबका साथ सबका विकास। तो कर्तव्य की बात होगी तो सबका साथ सबका विकास में होगी। ऊपर में हमने पिलर्स की बात की थी, कितने पिलर्स थे बताएंगे कोई? नहीं बताएंगे? पिलर्स जो थे वो अपने थे 6। क्या क्या थे एक बार ध्यान दे दीजिएगा। जो भी अच्छे अच्छे वाले होंगे वही चीज़ को आप एक्सेप्ट करिएगा। एग्ज़ाम में ज़्यादा इतना डिफिकल्ट पूछेगा नहीं हालांकि, लेकिन अगर पूछ दिया तो आपको पता रहना चाहिए। अब 3 कर्तव्य में से कौन सा कर्तव्य नहीं, ऊपर पढ़ लिए हम लोग। एक्सेलरेट एंड सस्टेनेबल ग्रोथ, फुलफिल एस्पिरेशंस एंड बिल्ड देयर कैपेसिटी, सबका साथ सबका विकास है ही। प्रमोट डिजिटल करेंसी अडॉप्शन, ऐसा कोई कर्तव्य नहीं बोला गया है इस बार। बायोफार्मा शक्ति अनाउंस किया गया है बजट 2026-27 में। तो बायोफार्मा शक्ति क्या है? ये एक स्ट्रैटेजी है फॉर हेल्थ केयर एडवांसमेंट थ्रू नॉलेज, टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन। हेल्थ केयर एडवांसमेंट करेंगे, लगभग 10,000 करोड़ का आउटले इसमें अनाउंस किया गया है। अगले 5 साल में 10,000 करोड़ खर्च किया जाएगा और 3 नए निपर और 7 अपग्रेडिंग ऑलरेडी जो एग्जिस्ट करते हैं निपर्स उनको अपग्रेड किया जाएगा। 3 और 7 ये भी क्वेश्चन क्योंकि पूछ सकता है। बीपीएससी जितना फैक्चुअल है आजकल, तो यूपीएससी भी उतना ही फैक्चुअल है, लेकिन ये सब चीज़ें पूछी जा सकती हैं। कितना बजट एलोकेट किया गया है बायोफार्मा शक्ति को, जो कि स्ट्रैटेजी फॉर एडवांसमेंट, हेल्थ केयर एडवांसमेंट थ्रू नॉलेज, टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन। नेक्स्ट 5 साल में तो 10,000 करोड़ पढ़ लिया ऊपर अपन ने। चलिए, बायोफार्मा शक्ति इनिशिएटिव के हिसाब से कितने निपर्स हैं जो एस्टैब्लिश होंगे, कितने एग्जिस्टिंग वन से जो अपग्रेड होंगे? तो 3 नए एस्टैब्लिश होंगे और 7 को अपग्रेड किया जाएगा। ऊपर देख लिया। निपर मतलब क्या, फुल फॉर्म में देख लीजिए, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च। फुल फॉर्म फिर से ये पूछ दिया, नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च। बी होगा आंसर इसका। एकदम देख रहे हैं ना, जल्दी जल्दी उड़ाना है एकदम, क्योंकि एक्टिव रिकॉल में हम लोग याद करेंगे ही करेंगे। सेमीकंडक्टर मिशन 2.0, सेमीकॉन मिशन 2.0 was established to promote textile equipment material design full stack and Indian IPs। ये आंसर होगा, तो बी आंसर है। प्रोड्यूस इक्विपमेंट मटेरियल्स डिज़ाइन फुल स्टैक होगा ये, एंड इंडियन IPs। ये सब इंटीग्रेटेड सर्किट वगैरह नहीं है, गलत लिखा हुआ है ये। मिशन एम्स टू बिल्ड सेमीकंडक्टर सप्लाई, अरे नहीं भाई, हाँ मतलब सेमीकंडक्टर ही है। चलिए, डेडिकेटेड रेयर अर्थ कॉरिडोर इज बीइंग एस्टैब्लिश्ड टू सपोर्ट मिनरल रिच स्टेट्स, विच ऑफ द फॉलोइंग आर इंक्लूडेड। तो इसमें से ऑप्शंस में से कौन से ऐसे स्टेट्स हैं जो इंक्लूडेड है डेडिकेटेड रेयर अर्थ कॉरिडोर में? तो रेयर अर्थ कहाँ मिलेगा? रेयर अर्थ आपका केरला में हमको पता है, थोड़ा बहुत उड़ीसा में है, झारखंड में तो नहीं है, गुजरात में नहीं है, उत्तराखंड में भी नहीं है। ये आंसर हो जाएगा ए, उड़ीसा, केरला, आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु, प्रमोट करने के लिए माइनिंग एंड प्रोसेसिंग ऑफ रेयर अर्थ मिनरल्स। ठीक है, तो ये तो याद हो जाएगा आपको। उड़ीसा हो गया और 3 साउथ के स्टेट्स हैं, केरला, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु, जो सबसे ज़्यादा डेवलप्ड हैं। चलिए, नेशनल फाइबर स्कीम इंक्लूड्स विच ऑफ द फॉलोइंग? ओनली नेचुरल फाइबर्स लाइक सिल्क, वुल, जूट। देखिए ओनली लिखा है तो ये सब एलिमिनेट हो जाएगा। सिल्क, वुल, जूट, मैनमेड फाइबर एंड न्यू एज फाइबर। हालांकि बीपीएससी में ऐसा नहीं होता। एक बार एक देख रहे थे पेपर 68 था कि 67 था, याद नहीं, ओनली स्टेटमेंट दिया हुआ था और स्टेटमेंट सही था। तो एकदम यही लॉजिक नहीं लगा के, लेकिन अगर एलिमिनेशन का टाइम आता है, आपको लगता है एलिमिनेट किया जा सकता है, तो उस चीज़ को आप एलिमिनेट करके कर सकते हैं। देख लेते हैं नेशनल फाइबर स्कीम में कौन कौन से टाइप के चीज़ें इंक्लूडेड हैं। तो सिल्क, वुल, जूट, मैनमेड फाइबर, न्यू एज फाइबर, सारे टाइप के फाइबर्स और वुल और जूट सब चीज़ इंक्लूडेड है। फुल फॉर्म क्या है एसएमई का? तो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस का फुल फॉर्म हो जाएगा। बजट ने 1,000 करोड़ रुपये अनाउंस किया है एसएमई ग्रोथ फंड। चैंपियन एसएमईज आर की गवर्नमेंट इनिशिएटिव टू नर्चर स्मॉल बिजनेस एंड कॉर्पोरेट मित्रा। कॉर्पोरेट मित्रा दिया जाएगा टायर 2 एंड टायर 3 सिटीज़ टू गाइड द एसएमईज एंड स्टार्टअप मैन्युफैक्चरिंग एंड फंडिंग। देखिए कॉर्पोरेट मित्रा के ऊपर क्वेश्चन भी दे दिया हमने। कॉर्पोरेट मित्रा क्या है कंटेक्स्ट ऑफ बजट 2026-2027? तो ये एक इनिशिएटिव है टू गाइड एसएमईज इन टायर 2 एंड टायर 3 सिटीज़ ऑन स्टार्टअप मैन्युफैक्चरिंग एंड फंडिंग। डेडिकेटेड फ्रिट कॉरिडोर, ऊपर हम लोगों ने क्या पढ़ा था? ऊपर हम लोगों ने कौन सा कॉरिडोर पढ़ा था? डेडिकेटेड रेयर अर्थ कॉरिडोर। अभी क्या है? डेडिकेटेड फ्रिट कॉरिडोर, मतलब जहाँ से ट्रांसपोर्ट वॉन्सपोर्ट हो सकी चीज़ें। तो डेडिकेटेड फ्रिट कॉरिडोर कहाँ अनाउंस किया गया है? धनकुनी इन ईस्ट से सूरत इन वेस्ट। धनकुनी आपका कहाँ हो जाएगा? धनकुनी हो जाएगा आपका वेस्ट बंगाल में, से सूरत तक जाएगा ये डेडिकेटेड फ्रिट कॉरिडोर।
रेल रूट्स के लिए एक्सक्लूसिवली फॉर गुड ट्रांसपोर्ट विच इज कंजेस्ट द पैरेलल पैसेंजर रेल नेटवर्क्स एंड स्पीड अप कार्गो मूवमेंट। ये देख लीजिए, फोटो भी दे दिए हैं हम। धनकुनी से फिर खड़गपुर, खड़गपुर से फिर जाएगा आपके राजखरसावन में, फिर नागपुर, फिर भुसावल, फिर पालघर, फिर सूरत। 1 2 3 4 5 6 7 जगह पे जा रहा है ये फ्रेट कॉरिडोर। आपका काम ये है कि आप कमेंट सेक्शन में बताइए हमको कि राजखरसावन और भुसवाल ये दोनों कहाँ पे हैं, कौन से स्टेट में है, बता दीजिएगा। कितने नए नेशनल वाटरवेज की बात हो रही है नेक्स्ट 5 साल में? तो टोटल आपके 20 बनाए जाएंगे, 20 नए नेशनल वाटरवेज बनाए जाएंगे। देखिए शुरुआत हुई थी 1 से, फिर 5 हुआ, तो टोटल जो टॉप के 5 है उनको एक बार आप बता दीजिएगा कमेंट सेक्शन में, ताकि आपका भी रिवीजन हो जाए। हमको भी बता दीजिएगा, हमको याद नहीं है। नेशनल वाटरवे 5, चलिए ये क्वेश्चन आया हुआ था, एडिटोरिया के मैगजीन में डला हुआ है, तो इसका एमसीक्यू बन गया। नेशनल वाटरवे 5 जो है वो कनेक्ट करता है कौन से एरिया को? तो तालचर एंड अंगुल इन ओडिशा से पारादीप एंड धमरा। ठीक है, तालचर और अंगुला उड़ीसा में है और इंडस्ट्रियल सेंटर्स हैं कलिंगा नगर। तो पोर्ट धमरा और पारादीप में कनेक्ट कर रहा है ये नेशनल वाटरवे 5। अंगुलन उड़ीसा को, उड़ीसा में ही फिर पोर्ट्स पारादीप और धमरा के साथ कनेक्ट किया जा रहा है ताकि ट्रांसपोर्ट हो पाए मिनरल्स का एफिशिएंटली। अब देखिए यहाँ पे मैंने नेशनल वाटरवेज की भी एक पिक्चर डाल दी है, दिख रहे हैं? प्रयागराज से होते हुए NH1 जा रहा है हल्दिया तक, बनारस से होते हुए हल्दिया तक जाता है जहाँ तक हमको याद था। नेक्स्ट आपका 2 धुबरी से लेकर सदिया तक। 3 आपका बहरूच से लेकर होशंगाबाद। 4 में आपका देख लीजिए, 3 में कोलम कोट्टापुरम। उसके बाद 4 आपका दिख रहा है आपको काकीनाडा से भद्राचलम, राजमुंडरी, विजयवाड़ा, पौंडीचेरी तक कवर हो रहा है। 5 में आपका तलचर से पारादीप और मंगलगाड़ी, हल्दीप, ग्योनखाली। NH6 जो है लखीमपुर, भंगा से लखीमपुर। एक बार लिख दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। शिप रिपेयर इकोसिस्टम सेंटर्स फॉर इनलैंड वाटरवेज आर एस्टैब्लिश्ड एट। शिप रिपेयर इकोसिस्टम कहाँ पे एस्टैब्लिश हुआ है? तो वो है आपके वाराणसी और पटना में, वाराणसी और पटना। शिप रिपेयरिंग भी तो होनी चाहिए ना भाई, शिप कहाँ रिपेयर करेंगे? तो वाराणसी और पटना में होंगे, जो नेशनल वाटरवे 1 है उसी के आस पड़ोस में है ये। ठीक है। हाउ मच आउटले हैज़ बिन अनाउंस्ड फॉर CCUS। अभी देखिए यू नहीं था इसके अंदर, पहले CCS था, कार्बन कैप्चर एंड स्टोरेज था। अब यूटिलाइजेशन भी ऐड कर दिया गया इस वाले बजट में, और इसमें एलोकेट किया गया है लगभग 20,000 करोड़ रुपया। अगले 5 साल में 20,000 करोड़ रुपये का अनाउंस किया गया है CCUS टेक्नोलॉजी के लिए। पहले CCS था, अभी यूटिलाइजेशन ऐड किया गया है टू एम्फोसाइज कि जो कार्बन कैप्चर करेंगे उसको यूटिलाइज ही किया जाएगा, स्टोर खाली करके रखना नहीं है। डेनमार्क जो है वो पहली कंट्री थी जो स्टार्ट की थी परचेजिंग एंड कैप्चरिंग ऑफ कार्बन। CCUS स्टैंड्स फॉर कार्बन कैप्चर एंड यूटिलाइजेशन एंड स्टोरेज। ठीक है। हाउ मेनी हाई स्पीड रेल कॉरिडोर्स आर प्लान्ड फॉर सिटीज़ ग्रोथ। सिटी के ग्रोथ के लिए रेल कॉरिडोर्स कितने अनाउंस किए गए हैं? तो वो हैं 7। देख लीजिए कौन कौन से हैं। मुंबई पुणे, पुणे हैदराबाद, हैदराबाद चेन्नई, चेन्नई बेंगलुरु, दिल्ली वाराणसी और वाराणसी से सिलीगुड़ी। ईजी है, कोई ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, हालांकि फ़ोटो बना दी गई है। कौन कौन से बताए मैंने? मुंबई से पुणे, पुणे से फिर हैदराबाद, फिर हैदराबाद से चेन्नई हो गया, हैदराबाद से चेन्नई के बाद चेन्नई से बेंगलुरु हो गया। ये देखिए ये बेंगलुरु है, चेन्नई, हैदराबाद से चेन्नई, चेन्नई से बेंगलुरु, बेंगलुरु से वापस आदमी हैदराबाद तो जा ही सकता है, लेकिन वो कॉरिडोर नहीं है एक तरह से जो ट्रेन का फिर कॉरिडोर, हाई स्पीड रेल का कॉरिडोर। दिल्ली से को वाराणसी दिया हुआ है, और वाराणसी से फिर सिलीगुड़ी भी है। सूरत से धनकुनी जो है हमने देखा था क्या, वेस्ट से लेकर ईस्ट तक हम लोगों ने एक डेडिकेटेड ईस्ट वेस्ट फ्रेट कॉरिडोर बनाया था, बनाने का अनाउंसमेंट किया है। बनाया था क्या, बनाने का अनाउंसमेंट किया है। ये सब चीज़ों में सरकार खर्चा कर देती है, टाइम लगता है लेकिन हो जाता है ये। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द 7
हाई स्पीड रेल कॉरिडोर। अब आपको देख के लग रहा होगा कि यार एक एक चीज़ को हम लोग उखाड़ उखाड़ के डाल दिए हैं, मतलब एक भी क्वेश्चन, एक को क्वेश्चन इंपॉर्टेंट पार्ट से मिस नहीं होना चाहिए। दिल्ली जयपुर इसका आंसर होगा। ये ऐसा कोई हम लोगों ने हाई स्पीड रेल कॉरिडोर देखा नहीं। अब सेकंड कर्तव्य पे आ जाता है। अभी तक फर्स्ट कर्तव्य की बात हो रही थी कि बहुत सारा डेवलपमेंट करेंगे, सीसीयूएस पे फोकस करेंगे, फ्रेट कॉरिडोर बनाएंगे, हाई स्पीड रेलवे नेटवर्क बनाएंगे, नेशनल वाटरवे बनाएंगे। अब सेकंड कर्तव्य पे आते हैं। सेकंड कर्तव्य क्या था, एक बार डाल लीजिए कमेंट सेक्शन में। हाउ मेनी एलाइड, अब पीपल के बारे में बात होगी, यहाँ पे लोगों के ऊपर बात होगी। हाउ मेनी एलाइड हेल्थ प्रोफेशनल्स विल बी एडेड ओवर द नेक्स्ट 5 years। सेकंड कर्तव्य में क्या बोला गया है, कितने सारे हेल्थ वर्कर्स ऐड होंगे, तो लगभग 1 लाख एलाइड हेल्थ वर्कर्स ऐड होंगे। फुलफिलिंग द एस्पिरेशंस ऑफ पीपल एंड बिल्ड देयर कैपेसिटी, यही है सेकंड कर्तव्य। तो हेल्थ केयर डिलीवरी पे फोकस होगा और 1 लाख हेल्थ प्रोफेशनल्स, एलाइड हेल्थ प्रोफेशनल्स नेक्स्ट 5 साल में बनाए जाएंगे, ऐड किए जाएंगे। बनाए क्या मतलब, उगाए नहीं जाएंगे, ऐड किए जाएंगे। हाउ मेनी रीजनल मेडिकल हब्स आर एस्टैब्लिश टू प्रमोट इंडिया एज द हब फॉर मेडिकल टूरिस्ट। कितने रीजनल हब्स बनाने की बात की गई है, तो 5 रीजनल हब्स बनाने की बात की गई है मेडिकल टूरिज्म के लिए। चलिए, कितने ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट्स ऑफ आयुर्वेदा आर टू बी एस्टैब्लिश अंडर आयुष। आयुष के अंदर 3 नए ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट्स ऑफ आयुर्वेदा एस्टैब्लिश होंगे, है ना। कौन से होंगे, दिस इज अ पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट टू प्रमोट आयुष कंटिन्यू टू इंक्रीज। कौन से 3 जो होंगे ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट्स, कहाँ बनने वाले हैं, एक बार कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिएटिव टेक्नोलॉजी। अब क्रिएटिविटी की बात हो रही है और मुंबई की बात ना हो ही नहीं सकता, तो आंसर इसका हो जाएगा मुंबई। मुंबई में आपको याद है पहले एआई यूनिवर्सिटी की भी बात हुई थी। अब एवीजीसी कंटेंट मतलब ऑडियो एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग एंड कॉमिक्स का कंटेंट बनाने के लिए लैब सेटअप किए जाएंगे 15,000 सेकेंडरी स्कूल्स में और 500 कॉलेजेस में। और मुंबई में हाल फिलहाल में वेब समिट भी क्रिएटिव इकोनॉमी से रिलेटेड होस्ट की गई थी। ऑरेंज इकोनॉमी इनिशिएटिव के हिसाब से, अच्छा ऑरेंज इकोनॉमी की बात की जाएगी तो क्या होगा, वो क्रिएटिविटी की बात होगी, तो मुंबई याद आ जाएगा, क्रिएटिविटी याद आ जाएगा। ऑडियो विजुअल गेमिंग एंड कॉमिक्स जो कंटेंट क्रिएशन है उस सब चीज़ पे फोकस हो जाएगी। तो कितने लैब्स, कितने स्कूल्स और कितने कॉलेजेस में, ऊपर ही पढ़ लिया अपन ने, 15,000 स्कूल्स और 500 कॉलेजेस में स्टैब्लिश होंगे। भारत विस्तार, व्हाट इज भारत विस्तार। भारत विस्तार क्या है, हाईवे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, अ मल्टीलिंगुअल एआई टूल इंटीग्रेटिंग एग्रीकल्चरल रिसोर्सेज, न्यू बैंकिंग ऐप या डिफेंस सैटेलाइट सिस्टम। तो ये हो जाएगा अब मल्टीलिंगुअल एआई टूल इंटीग्रेटिंग एग्रीकल्चरल रिसोर्सेज। विस्तार का मतलब होता है वर्चुअली इंटीग्रेटेड सिस्टम टू एक्सेस एग्रीकल्चरल रिसोर्सेज। ये सब मेंस के एग्जाम में भी वैल्यू एडिशन के काम आएगा कि बजट में रिसेंटली अनाउंस हुआ है एग्रीकल्चर के लिए भारत विस्तार शुरू होगा, जो कि एक वर्चुअली इंटीग्रेटेड सिस्टम है ताकि एग्रीकल्चरल रिसोर्सेज को एआई के थ्रू हम लोग एक्सेस कर पाएँ। मल्टीलिंगुअल एआई टूल है, बहुत सारे लैंग्वेजेस में यूज़ हो सकता है। जो एग्री स्टॉक पोर्टल है और ICAR पैकेजेस को मर्ज कर दिया जाएगा यूजिंग एन एआई सिस्टम। इसमें क्वेश्चन का फुल फॉर्म वगैरह पूछ सकते हैं, हालांकि यही टाइप का क्वेश्चन एक बार पूछेंगे। नीमहंस 2.0 तो मेंटल हेल्थ के ऊपर है ये। गवर्नमेंट प्लान्स टू सेटअप नीमहंस सेंटर्स इन नॉर्थ इंडिया एंड अपग्रेड एग्जिस्टिंग इंस्टीट्यूट सेट। कहाँ पे होने वाला है ये, बजट में जो अनाउंस है वही नाम बोलेंगे, रांची और तेजपुर में। तेजपुर आपका आसाम में हो जाएगा और रांची जो है झारखंड में है आपका, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। नीमहंस 2.0 है, नीमहंस 1.0 के टाइम पे भी ये बहुत इंपॉर्टेंट था, तो ये ध्यान देना आपको। नेक्स्ट, बुद्धिस्ट सर्किट स्कीम फॉर टूरिज्म डेवलपमेंट कवर्स विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स। जम्मू कश्मीर लद्दाख दिया है, मतलब लद्दाख तो ठीक है, जम्मू कश्मीर में तो थोड़ा बुद्धिस्ट कम ही होंगे, केरला वेरला में भी थोड़े बुद्धिस्ट कम होंगे, बिहार उत्तर प्रदेश में भी आपको पता है कम ही होंगे, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, असम, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा, ये जो 1 2 3 4 5 6 स्टेट्स हैं, यहाँ पे बुद्धिज़्म सर्किट कनेक्ट किए जाएंगे, है ना। 16th फाइनेंस कमीशन ने प्रोवाइड किया है हाउ मच टू द स्टेट्स फॉर द ईयर 2026-27। कितना पैसा देने का बात किया गया है, तो 1.4 लाख करोड़ बोलना है, बात करना है। आर्टिकल 280 के अंदर फाइनेंस कमीशन कंस्टिट्यूट किया जाता है टू रिकमेंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टैक्स रेवेन्यू। जैसे हम लोगों ने ऊपर भी देखा था कि टोटल एक्सपेंडिचर जो है उसमें लगभग 22% जो है स्टेट का शेयर ही है फ्रॉम द सेंट्रल टैक्सेस, है ना। टैक्सेस जो भी कनेक्ट कर रही है सरकार, उसमें से 22% जो टोटल आपका रिसिप्ट्स है, 22% खर्चा जो है आपका, वो स्टेट को टैक्स देने में ही, स्टेट को पैसा देने में ही जा रहा है। चलिए, न्यू इनकम टैक्स एक्ट ऑफ 2025 के हिसाब से जो 1961 को प्लेस करता है, वो कब इफेक्ट में आएगा, तो इफेक्ट कब से आएगा, वो आएगा 1 अप्रैल 2026 से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अंडर द बजट 2026-2027 क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर्स यूजिंग डेटा सेंटर्स फ्रॉम इंडिया विल बी प्रोवाइडेड टैक्स हॉलीडे। अच्छा, सरकार ने बोला है कि क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर्स अगर डेटा सेंटर्स इंडिया में रखते हैं
तो उस केस में उनको कितने तारीख तक, कितने ईयर तक आपका टैक्स हॉलिडे प्रोवाइड किया जाएगा, तो वो प्रोवाइड किया जाएगा आपका 2047 तक। 2047 तक टैक्स हॉलिडे दिया जाएगा। एक सेफ हार्बर भी दिया गया है, 15% ऑन द कॉस्ट विल बी प्रोवाइडेड द कंपनी प्रोवाइडिंग डेटा सेंटर सर्विसेज फ्रॉम इंडिया इज अ रिलेटेड एंटिटी। अगर मान लीजिए जो डेटा सर्विस सेंटर प्रोवाइड किया जा रहा है, अगर इंडिया का रिलेटेड एंटिटी है, उस केस में 15% कॉस्ट भी बेयर किया जाएगा सरकार की तरफ से। चलिए एक्टिव रिकॉल कर लेते हैं। एक्टिव रिकॉल किया जाए, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है यूनियन बजट ओकेशन ऑफ प्रेजेंटेशन। तो आपका माघ पूर्णिमा के टाइम पे हुआ था। माघ पूर्णिमा यानी गुरु रविदास जी के बर्थडे पे, बर्थ एनिवर्सरी पे, बर्थडे बोल रहा हूँ, बर्थ एनिवर्सरी पे, और वो होगा 1 फरवरी। डेट ऑफ प्रेजेंटेशन 1 फरवरी। थीम जो था यूनियन बजट का वो क्या था? थीम आपका हो जाएगा युवा शक्ति ड्रिवन बजट। युवा शक्ति ड्रिवन, ये थीम है, युवा शक्ति ड्रिवन बजट। नॉट अ गाइडिंग प्रिंसिपल। अब इसने नॉट ही उठा के दे दिया। AI जो है ना, यही सब दिक्कत है। अब जब हम नॉट पढ़ रहे हैं तो हम इससे अच्छा है कि पढ़ लेते हैं कि क्या क्या गाइडिंग प्रिंसिपल है। गाइडिंग प्रिंसिपल क्या क्या है? एक्शन ओवर एम्बिवेलेंस, एक्शन ओवर एम्बिवेलेंस AOA, रिफॉर्म ओवर रिटोरिक ROR, और पीपल ओवर पॉपुलिज्म, पीपल ओवर पॉपुलिज्म। पीपल की बात की गई है, रिफॉर्म की बात की गई है, एक्शन की बात की गई है। पिलर्स कितने असाइन किए गए थे? पिलर्स बोले गए थे लगभग 6। क्या क्या 6 पिलर्स थे, एक बार देख के बता दीजिए। सस्टेनिंग इकोनॉमिक ग्रोथ, स्ट्रेंथनिंग द फाउंडेशन ऑफ ग्रोथ, पीपल सेंट्रिक डेवलपमेंट, ट्रस्ट बेस्ड गवर्नेंस, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस एंड ईज ऑफ लिविंग एंड फिजिकल मैटर्स। नॉट अ पिलर ऑफ द ऊपर पढ़ लिया अपने पिलर्स क्या होते हैं। अच्छा, ये सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। टोटल आपका एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर कितना है? टोटल आपका एक्सपेक्टेड एक्सपेंडिचर हमने पढ़ा था 53 लाख करोड़, लगभग 53 लाख करोड़ रुपए था। टोटल एस्टिमेटेड रिसीव्स वर्सेस एक्सपेंडिचर ऑब्वियसली दोनों सेम रहेंगे, 53 लाख करोड़ ही होगा। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आपका कितना हो रहा है? मतलब जो सब्सिडी देने में, सैलरी पेंशन वगैरह देने में, सब्सिडी फ्री भी देने में जाता है, तो वो कितना लगभग है? वो है लगभग 41 लाख करोड़, 41 लाख करोड़। और कैपिटल एक्सपेंडिचर हमने देखा था कि लगभग 12 ही लाख करोड़ का था, 12,21,000 समथिंग करोड़ था। फिर वाई रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज़ मोर देन कैपिटल एक्सपेंडिचर, ये आपको एग्जाम में पूछेगा तो आप बोल सकते हो सब्सिडी, पेंशन, फ्रीबीज, ये सब देने में बहुत ज़्यादा खर्चा हो जाता है सरकार का, इसलिए कैपिटल एक्सपेंडिचर से ज़्यादा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है। फिजिकल डेफिसिट ऑफ प्रोजेक्टेड ऑफ 26-27 पिछले साल था 4.4%, इस बार हो गया है 4.3%। एब्सोल्यूट टर्म्स में ये थोड़ा बढ़ा ही है, लेकिन परसेंटेज टर्म्स में ये कम हुआ है। एब्सोल्यूट टर्म्स में फिजिकल डेफिसिट कितना था? एब्सोल्यूट टर्म्स में आपका फिजिकल डेफिसिट हो जाएगा 16 लाख करोड़, 16,95,000 करोड़, तो लगभग 17 लाख, 16,95,000 याद रखिएगा। प्राइमरी डेफिसिट एज ए परसेंटेज ऑफ GDP कितना था? पिछले साल था 0.8% ऑफ GDP, और इस बार हो गया 0.7%। परसेंटेज में गिरा है, लेकिन एब्सोल्यूट टर्म्स में ये बढ़ा है। स्टेटमेंट वगैरह कौन सा करेक्ट है, तो ये एक बार याद कर लेते हैं। आपका फिजिकल डेफिसिट जो है वो कम हुआ है परसेंटेज से, प्राइमरी डेफिसिट भी कम हुआ है। प्राइमरी डेफिसिट आपका 0.8 से 0.7 हो गया है प्राइमरी डेफिसिट, लेकिन एब्सोल्यूट टर्म्स में बढ़ा है। तो थर्ड वाला क्वेश्चन इसलिए गलत था, वो याद है ना। चलिए, लार्जेस्ट सोर्स ऑफ गवर्नमेंट रिसिप्ट्स, लार्जेस्ट सोर्स गवर्नमेंट रिसिप्ट्स का क्या होगा? लार्जेस्ट सोर्स ऑफ गवर्नमेंट रिसिप्ट्स होता है बोरिंग एंड लायबिलिटी। बोरिंग एंड लायबिलिटी लगभग 24% है। परसेंटेज ऑफ टोटल रिसिप्ट्स फ्रॉम इनकम टैक्स, इनकम टैक्स से लगभग 21% आपका रिसिप्ट होता है। GST से लगभग 18% रिसिप्ट होता है, 18% है। कॉर्पोरेशन टैक्स का 15%, GST से लगभग 15%, कॉर्पोरेशन टैक्स से 18%। हाईएस्ट एक्सपेंडिचर कहाँ जाता है? तो स्टेट शेयर में 22%, ऊपर ही पढ़ा अपन ने, स्टेट शेयर ऑफ टैक्सेस। डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एक्सपेंडिचर, सबसे पहले आपका खर्चा होगा स्टेट्स पे, फिर आपका इंटरेस्ट पे, फिर आपका सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स पे, फिर डिफेंस पे। स्टेट पे आपका हो जाएगा 22%, इंटरेस्ट पेमेंट पे 20%, सेंट्रल सेक्टर स्कीम पे 17%, और डिफेंस पे 11%। ठीक है, कितने कर्तव्य की बात की गई है इसमें? तो कर्तव्य अपने हो जाएंगे 3। चलिए, नॉट वन ऑफ द कर्तव्य, तो कर्तव्य हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था? कर्तव्य आपने पढ़ा था, एक तो एक्सेलरेट करेंगे हम, एक्सेलरेट एंड सस्टेन इकोनॉमिक ग्रोथ। सेकंड था आपका फुलफिल एस्पिरेशंस एंड बिल्ड देयर कैपेसिटी। तीसरा था सबका साथ सबका विकास, विजन ऑफ सबका साथ सबका विकास। नॉट 3 में देख लेंगे अपन। बायोफार्मा शक्ति, बायोफार्मा शक्ति हम लोगों ने पढ़ा था, एक स्ट्रैटेजी था जिससे हेल्थ केयर एडवांस किया जाएगा यूजिंग टेक्नोलॉजी, इनोवेशन
नॉलेज वगैरह, तो इसमें 10,000 करोड़ अगले 5 साल में खर्च करने वाले थे अपन, और 3 निपर और 7 एग्जिस्टिंग वाले निपर्स को अपग्रेड करना था। एलोकेशन 10,000 करोड़ है 5 साल के लिए, 3 न्यू निपर्स और 7 अपग्रेड करेंगे। फुल फॉर्म ऑफ निपर क्या था? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च। सेमीकंडक्टर सेमकॉन मिशन का पर्पस क्या है? वही इंडियन आईपी वगैरह बनाएंगे। सेमीकॉन 2.0 है तो सेमीकंडक्टर चिप विप की बात की गई थी, इक्विपमेंट वगैरह बनाएंगे। नेशनल फाइबर्स में कितने कितने फाइबर्स हैं? वुल हो गया, जूट हो गया, सिल्क हो गया, नेचुरल फाइबर हो गया और मैन मेड फाइबर, सब तरह के फाइबर्स। फुल फॉर्म है एसएमई, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। कॉर्पोरेट मित्रा, कॉर्पोरेट मित्रा मतलब टायर 2 और टायर 3 सिटीज़ में जो छोटे छोटे एसएमईज़ हैं उनको हेल्प किया जाएगा इससे रिलेटेड, स्टार्टअप से रिलेटेड और ये सब चीज़ों से रिलेटेड। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कौन कौन सी जगहों पे कनेक्ट कर रहा था? डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर हम लोगों ने पढ़ा था धनकुनी ईस्ट में, धनकुनी आपका ईस्ट में, जो कि है आपका वेस्ट बंगाल में से लेकर सूरत, सूरत आपका वेस्ट में गुजरात में, धनकुनी से सूरत। कितने नए नेशनल वाटरवेज बनेंगे? तो 30 नए नेशनल वाटरवेज बनेंगे। और नेशनल वाटरवे 5 जो था वो कहाँ था? उड़ीसा में ही था, हमने देखा था। तलचर एंड आंगुल उड़ीसा कनेक्ट करेगा पारादीप एंड धमरा को, नेशनल वाटरवे 5। शिप रिपेयरमेंट सेंटर्स फॉर इनलैंड वाटरवेज लोकेशन। शिप रिपेयरमेंट कहाँ कहाँ पे हो रहा था? तो वाराणसी एंड पटना में। आउटले ऑफ CCUS कितना खर्चा करने के लिए बोल रहे हैं? तो सरकार बोल रही है 20,000 करोड़ रुपए खर्च करेगी। CCUS का मतलब होता है कार्बन कैप्चर एंड यूटिलाइजेशन एंड स्टोरेज। नंबर ऑफ हाई स्पीड रेलवे नेटवर्क्स प्लान, लगभग 6 प्लान हुए थे। कितने? 7 हुए थे, सॉरी 7 हुए थे। और क्या क्या थे एक बार बता दीजिए। मुंबई से पुणे था, पुणे से हैदराबाद था, हैदराबाद से चेन्नई था, चेन्नई से बेंगलुरु था, मुंबई से पुणे, पुणे से हैदराबाद, हैदराबाद से चेन्नई, चेन्नई से बेंगलुरु, दिल्ली से वाराणसी और वाराणसी से सिलीगुड़ी। एलाइड हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स कितने ऐड होने वाले हैं? तो 1 लाख ऐड होने वाले हैं, 6 को 0। नेक्स्ट आपका ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट्स कितने एस्टैब्लिश होने वाले हैं? तो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट्स आपके एस्टैब्लिश होंगे 3, हाँ 3 नए ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट्स, मैंने बोला था कमेंट सेक्शन में आप बता दीजिएगा। और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिएटिव टेक्नोलॉजी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिएटिव टेक्नोलॉजी मुंबई में है, याद है मैंने बताया था मुंबई में है। और इसी मुंबई में ही वेव समिट जो कि क्रिएटिव इकोनॉमी से रिलेटेड है वो एस्टैब्लिश हुआ है 1500 स्कूल्स में और 500 कॉलेजेस में। भारत विस्तार, भारत विस्तार का मीनिंग और पर्पस क्या है? एक AI टूल बना रहे हैं, मल्टीलिंगुअल AI टूल, एग्रीकल्चर से रिलेटेड था कुछ, है ना। एग्रीकल्चर को रिसोर्सेज को इंटीग्रेट किया जाएगा। निमहंस मेंटल हेल्थ इंस्टीट्यूट्स का लोकेशन क्या होगा? तो एक तो रांची हो जाएगा, रांची में पागलखाना है ही, और तेजपुर आपका आसाम में है। बुद्धिस्ट सर्किट के कौन कौन से रीजन्स कवर किए गए हैं? तो सारे नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स। अरुणाचल प्रदेश लगभग 6 थे, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश एकदम कोने में, सिक्किम एकदम नेपाल के बगल में, उसके बाद आसाम, मणिपुर, मिज़ोरम और त्रिपुरा, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश से नीचे में त्रिपुरा है, उसके नीचे में है मिज़ोरम, ऊपर में है सिक्किम, आसाम तो हो ही गई, और अरुणाचल प्रदेश। और आपका कौन सा हो गया? एक ठो बोल रहे हैं सिक्किम, अच्छा फिर से बोल देते हैं, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, आसाम, मणिपुर, मिज़ोरम, त्रिपुरा। 16 फाइनेंस कमीशन में स्टेट को कितना पैसा दिया जा रहा है? तो स्टेट को खर्च 16 फाइनेंस कमीशन में हाउ मच अमाउंट इज़ गिवन टू द स्टेट्स? तो लगभग 1.4 लाख करोड़। न्यू इनकम टैक्स इफेक्टिव डेट क्या होगा? 1 अप्रैल 2026। टैक्स हॉलीडे कब तक दिया जा रहा है? क्लाउड सेंटर सर्विस प्रोवाइडिंग इंडियन डेटा सेंटर्स, तो ये प्रोवाइड किया जाएगा 2047 तक। ये आगे वाले क्वेश्चन का भी आ गया है क्या? अच्छा, तो इसको हम लोग इग्नोर करेंगे, ये मेरे हिसाब से पुराने वाले क्वेश्चन से कॉपी पेस्ट हो गया है। चलिए